घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के जमाने में मोबाइल फोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहां पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफी मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपनी मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ
उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था। तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौका वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। गांव के चौपाल पर बैठकर अभी हम 4 दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से मेरे एक दोस्त अजय ने कहा, कल मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे क्या मेरे साथ? जिस पर मैंने कहा, अरे नहीं भाई, खामखा मामा जी और उनके परिवार वालों को तकलीफ देकर क्या फायदा। जिस पर अजय ने कहा,
मामा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो अकेले रहते हैं, उनके इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। और हाँ, अगली बार जब मामा जी आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मेरे घर आना तो अपने दोस्तों को भी लेते आना। अजय के काफी जिद करने के बाद हम सभी दोस्त मान गए और हमने तय किया कि हम कल दोपहर का खाना पीना खाकर 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे, जिसके बाद हम अपने अपने घर आ गए और सारी तैयारी करने के बाद अगले दिन दोपहर का खाना पीना खाकर गांव के चौपाल पर पहुंचे और वहां से गांव के रेलवे स्टेशन की तरफ चलते बने। जब हम स्टेशन में पहुंचे तो वक्त हो रहा था दोपहर के 2:30 बजे का, लिहाजा हमने टिकट कटवाया तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त मायूस हो गए, जिस पर मैंने कहा, छोड़ना, कोई बात नहीं, बस आधा घंटा ही लेट चल रहा है ना, 2 घंटा तो नहीं है ना। ये सुनकर मेरे दोस्तों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और हम बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। करीब 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और हमारी ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। अभी हमारी ट्रेन बस 2-4 स्टेशनों को पार की ही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। इतनी तेज बारिश को देखकर अजय ने कहा, अरे यार, अगर ऐसी बारिश होती रही तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि काफी बारिश होने पर स्टेशन से मामा के घर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से डूब जाता है। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बारिश रोकना ये हमारी तो क्या किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। करीब 5 घंटा ट्रेन में बिताने के बाद जब हम मामा के घर के स्टेशन पर उतरे तो भी बारिश काफी जोरों शोरों से बरस रही थी। मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि यह कोई स्टेशन है, क्योंकि ना तो मुझे वहां स्टेशन का नाम दिख रहा था और ना ही प्लेटफॉर्म पर होने वाली किसी तरह की चीज। पूरा इलाका बस घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी बस हम 4 दोस्तों के अलावा और कोई उतरा नहीं था। अभी हम खड़े खड़े भीग ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, अजय, ये तेरे मामा के घर का स्टेशन ही है ना? हम कोई गलत जगह पर तो नहीं उतर गए ना? इस पर अजय ने कहा, हाँ हाँ भाई, यही है, वो देख स्टेशन मास्टर का कमरा। अजय के बताई जगह पर मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ, मुझे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा, जिसके दरवाजे पर एक लालटेन जल रहा था और उस घर के ऊपर दीवार पर लिखा था शीतलगढ़ स्टेशन। हम चलकर स्टेशन मास्टर के कमरे में गए तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म पहनकर चेयर पर बैठा हुआ था। हम देखते ही समझ गए कि यही स्टेशन मास्टर है, जिस पर अजय ने कहा, हमें लालगंज गांव जाना है, तो अभी कोई रिक्शा या बैलगाड़ी मिलेगी? जिस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, काफी देर से बारिश हो रही है, जिस कारण पूरा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, कोई सवारी तो दूर, आप लोग पैदल भी नहीं जा सकते। ये बात तो अजय ने हमें पहले ही बता दी थी, मगर इस मूसलाधार बारिश में हम पूरी रात कहाँ बिताएंगे, जिस पर मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, मगर हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएंगे? आप रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, इस मामले में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर हम उस कमरे से बाहर निकले। तभी मेरी नजर खेतों के बीच थोड़ी दूरी पर एक घर में गई। उस घर को देखकर हमारी आंखों में हल्की सी चमक आई। हम चलकर वापस स्टेशन मास्टर के पास गए और उनको उस घर के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने कहा, उस घर में तो कोई भी नहीं रहता और सारे खिड़की दरवाजे भी खुले हुए हैं, मगर मैं आप लोगों को उस घर में रुकने की हिदायत नहीं दूंगा। स्टेशन मास्टर के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है, जिस पर मैंने कहा, क्यों, उस घर में भूत रहते हैं क्या?
इस पर स्टेशन मास्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर हम सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और स्टेशन मास्टर से बोले, हमें डर वर नहीं लगता, हम रह लेंगे, आप बस हमें एक लालटेन दे दीजिए। इस पर स्टेशन मास्टर भी तैयार हो गए, जिसके बाद उनके पास से एक लालटेन लेकर हम बारिश में भीगते हुए उस घर के पास पहुंचे तो सच में वो घर खाली पड़ा हुआ था और उस घर को देखने से ही पता चल रहा था कि उस घर में काफी सालों से कोई नहीं रहा। हम चलकर उस घर के अंदर आगे बढ़े तो अंदर का माहौल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने लालटेन की रोशनी तेज की तो हमने देखा कि पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका है और जगह जगह पर मकड़ी के जाले नजर आ रहे हैं। उस घर में 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा थोड़ा साफ सा लग रहा था। तो हम उस कमरे में जाकर बैठ गए और लालटेन को कमरे के बीच में रख दिया ताकि कमरे के चारों तरफ हल्की रोशनी आ सके। सुबह से ट्रेन में लंबे सफर तय करने के बाद हम काफी थक चुके थे, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि हम में से किसी को भी हल्की सी भी नींद नहीं आ रही थी। हम बैठकर अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई किसी चीज को जोर जोर से पटक रहा हो। उस आवाज को सुनकर मैंने कहा, ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है? जिस पर अजय ने कहा, लगता है भूत आ गया। अजय की ये बात सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया और लालटेन लेकर कमरे से बाहर निकला ताकि आवाज कहां से आ रही है उसे ढूंढ पाऊं। ढूंढते ढूंढते मैं बगल के कमरे में आ गया तो वहां मुझे जमीन पर एक काफी बड़ा काला कपड़ा गिरा हुआ दिखा। उस कपड़े को देखकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले इस कमरे को देखने आया था तब तो यहाँ कोई कपड़ा नहीं था। तो ये कपड़ा आया कहाँ से? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो कपड़ा अचानक से हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि भला ये कपड़ा उड़ कैसे रहा है, यहाँ तो हल्की सी भी हवा नहीं आ रही। अभी मैं डर ही रहा था, तभी उस कपड़े ने एक आदमी का रूप ले लिया। ये देखकर मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कपकपाने लगा और मैं दौड़कर अपने दोस्तों के कमरे में गया, जहाँ का नज़ारा देखकर मैं और सहम गया। दरअसल अब मेरे दोस्त उस कमरे में नहीं थे और वो कमरा पूरी तरह से खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरे दोस्त कहाँ गए। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, तेरे दोस्तों की तरह तू भी मरेगा। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे, जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अभी मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी उस भूत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही मेरी आंखों से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था, तभी मेरे तीनों दोस्त वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वो दोनों भूत हवा में धुआं हो गए। कुछ देर संभलने के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे उस भूत ने तो कहा था कि तुम लोग मर गए हो। जिस पर अजय ने कहा, वो सब छलावा था। तू जब उस कमरे में गया तो वो भूत तेरा रूप लेकर हमारे पास आया और तेरी आवाज में कहा, इस घर से जल्दी चलो। उसकी बात मानकर हम लोग घर से बाहर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद तेरा रूप लेने वाला वो भूत गायब हो गया। तब हम दौड़कर इस घर में आए। अजय की बात खत्म होने के बाद हम वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में गए और उनको पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा, आज से 2 साल पहले उस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन उस घर में आग लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।